अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत हम बात करेंगे कुछ के कौन दहशतगर्द है इस मुल्क में, मोदी या हाफिज़ सईद। दुनिया का दहशतगर्दी के हवाले से क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तान में जो इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान के तहत कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है उसमें अब तक क्या हुआ है, कितनी कालादम तंजीमों से क्या असला मिला है, कौन कौन गिरफ़्तार हुआ है, इस सब का एक तज़किया करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ। कुछ बात करेंगे, फ़ौजी अदालतें भी अपनी मुद्दत ख़त्म हो गई हैं और उनकी मुद्दत में तोसी नहीं हो सकी। पार्लियामेंट उस पर कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सकी, बारगेन नहीं हो सका। क्या हुआ है कि फ़ौजी अदालतें ख़त्म हो गई हैं और जो दहशतगर्दों के ट्रायल हो रहे थे वो रुक गए हैं। साथ साथ कुछ नवाज़ शरीफ जेल में उनके इलाज के हवाले से बातचीत है, वो इलाज नहीं करवा रहे। हुकूमत ने कहा है कि वो जहाँ चाहें जैसा चाहें इलाज करवा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। कुछ सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी के हवाले से भी दुरानी साहब से जानेंगे। उन्होंने कहा था कि इस पर हर प्रोग्राम में बात करेंगे, उन्हें याद कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब, कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ एक जो गवर्नमेंट ने एक्शन शुरू किया है और इसकी काफ़ी शोर है। अब तक कह रहे हैं 121 लोग इसमें गिरफ़्तार हिरासत में लिए गए हैं और कुछ 182 मदारिस हुकूमत ने अपनी तहवील में लिए हैं, 34 स्कूल अपनी तहवील में लिए हैं, 5 हॉस्पिटल अपनी तहवील में लिए हैं, 163 डिस्पेंसरियाँ हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली हैं कालादम तंजीमों के हवाले से, 184 एम्बुलेंसेज अपनी तहवील में ले ली हैं और को 8 दफातर ले लिए हैं। जो अब तक की जो ख़बरें हैं ताज़ा गुफ्तगू जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब वैसे तो अगर इनसे कोई अभी तक किसी से कोई असला कोई वो चीज़ नहीं बरामद हुई, हस्पताल, मदरसे, स्कूल, डिस्पेंसरियाँ ही बरामद हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल, आवाम की और पब्लिक की कंजम्पशन के लिए ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान आज जो इक़दामात उठा रही है वो यकीनी तौर पे बैनुल-अक़वामी दबाव और UN की तरफ से जो मुख्तलिफ़ करारदादें पास हुई हैं उनकी रोशनी में ये इक़दामात उठा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिन अफराद को गिरफ़्तार कर रहे हैं या जिनके बारे में हम ये इक़दामात उठा रहे हैं उनके बारे में हम प्रॉपर इंक्वायरी करके इसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कतई कलामी। लेकिन अपोजिशन तो बहुत तालियां बजा रही है और वो तो कह रही है हाउस इन ऑर्डर और मतलब पता नहीं इन तंजीमों को ऐसे पेंट कर रही है जैसे पता नहीं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आपको बिलावल और ख्वाजा आसिफ साहब ना सुनवा लूँ पहले कि उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुनिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, क्योंकि अब ये भी एक है कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और ख्वाजा ने इस हवाले से पार्लियामेंट में क्या कहा। We can't put Qaladam Tanzeem on trial. How is it possible that there is ehtisab only for the opposition but no ehtisab for banned organizations? How can the Prime Minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO? How is it possible, Mr. Speaker? How is it possible that there can be a JIT on my breakfast but we can't have a JIT on Qaladam Tanzeem ya Esonala? आज यहाँ वजीर खारजा ने कहा कि वी शुड सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। मैंने 1.5 साल पहले ये बात कही, मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मुझे खुशी है कि वजीर खारजा ने आज 1.5 साल के बाद हमारी बात से एग्री किया। नवाज शरीफ ये कहता था कि वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और उस वक्त नवाज शरीफ को गद्दार और उसको मोदी का यार कहा जाता। जी आपने सुना, वो कहते थे कि हमारी बात सच हो गई, हम भी तो यही कहते थे, तब हमें मोदी का दोस्त कहा जाता था। आज बिलावल की टोन भी आपने देख ली, वो कहते हैं JIT बनाएं, ट्रायल करें, सज़ाएं दें, इनको इबरत का निशान बना। मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे दुख हो रहा है। देखें, इंसान अपने साथ तो जो कुछ भी सोच ले, अपने बच्चों के बारे में इंसान बेहतर सोचता है। तो जब भी हम बिलावल को देखते हैं तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन नज़र आती है और नेक्स्ट जनरेशन अगर ये बात कर रही हो कि वो JIT, करप्शन और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात को
सिनोनिमस बना रहे हो। मतलब ये है कि ये जो है, अगर आप किसी करप्शन या किसी प्लंडर के केस कोई चल रहा है, उसके मुकाबले में अगर किसी पे दहशतगर्दी का कोई केस चल रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। वो ये चल रहा है तो इसलिए वो ना चलना गलत है, और अगर ये ना चल रहा होता तो वो भी सही था। तो इनके अपने दौर में यही होता रहा, ठीक कि ना ये हुआ और ना वो हुआ। दूसरी बात कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बिलावल साहब की कल गुफ्तगू सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, इसलिए कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हुसैन हक्कानी साहब बोल रहे हो। ठीक है। मुझे ये लगता है कि जो 2 महीने का दौरा या जितने दिन का भी वो दौरा करके आए हैं अमेरिका से, वहाँ से उन्हें इस चीज़ का यकीन दिला दिया गया है कि आपको पाकिस्तान में जो कुछ मिलना है वो अमेरिका की वजह से मिलना है, और उस सूरत में मिलना है अगर अमेरिका आपको देना चाहेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और कल उमर असद साहब ने उनकी बात की जवाब की कोशिश तो की, लेकिन मैंने ये देखा कि पूरे मीडिया ने उनकी एक स्लिप ऑफ टंग को पकड़ लिया, वो जरदारी और भुट्टो वाली को। बात वो ये कर रहे थे कि अच्छी भली आप उर्दू बोलते थे, आज इंग्लिश क्यों बोलनी शुरू कर दी है? इसलिए कि आपको जिसने ये पट्टी पढ़ाई है उसने आपको ये कहा है कि ये खड़े होकर इंग्लिश में बोलना। मैं भी ये बात दोबारा कहता हूं कि ये इंग्लिश में बोलने का मतलब ये था कि उन लोगों को सुनाया जाए जिन लोगों के लिए ये ज़बान बोली जा रही है। लेकिन मैं इस मौके पे बिलावल साहब को ये बताना चाहता हूं कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया है। अब अमेरिका जो है, अगर मोदी को नहीं बचा सका तो आपको भी नहीं बचा सकेगा। अच्छा, अब हम कल अदम तंजीमों पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर नहीं कल अदम तंजीमों पे भी आते हैं, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात करनी है कि हमें मत बताओ कि हमारा हाउस इन ऑर्डर है या नहीं है। हमारा हाउस इन ऑर्डर है, तभी आज हम अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात करा रहे हैं। जिस वक्त वो वक्त भी था जब हिकमत यार भी दहशतगर्द था, जब तालिबान भी दहशतगर्द थे, जब यूनुस खालिस भी दहशतगर्द था, जब सयाफ भी दहशतगर्द था, जब रब्बानी भी दहशतगर्द था। लेकिन उस वक्त वो जब अमेरिका के लिए काम कर रहे थे तो मुजाहिदीन थे। जब अमेरिका निकल गया तो वो सारे दहशतगर्द बन गए। हम लोग जो उस वक्त हमने पूरी दुनिया के साथ मिलके एक सुपर पावर के बढ़ते हुए कदम हमने रोके, लेकिन पाकिस्तान को ये तारीख में हमें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक बैलेंस मेंटेन रखा। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो फोर्सेस थीं उनको एट पार डील किया, जिसकी जितनी वेटेज थी उतनी उसको वेटेज दी। वो तालिबान जिनके खिलाफ अमेरिका पूरी दुनिया की फौजों को इकट्ठा करके टनों बारूद और दुनिया के ताज़ा तरीन बॉम्ब्स लेके अफ़गानिस्तान में आया, आज अमेरिका को शर्म नहीं आती उनके साथ बैठे हुए? आज अमेरिका को शर्म नहीं आती जिसकी नजर में हिकमत यार गुलबदीन और उसका पूरा खानदान, उसके दामाद तक को सालों तक जो है अंधेरी जेलों में रखा गया, आज उनकी तमाम गुनाह माफ हो गए हैं और उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो मुज़ाकरात कौन करा रहा है? पाकिस्तान उसका फैसिलिटेटर है। तो हाउस इन ऑर्डर करने वालों को मैं बताना चाहता हूं, दे शुड कीप देयर माइंड इन ऑर्डर। वो अपने जहन को ऑर्डर में रखें कि हम अपने मुल्क के मफादात की कुर्बानी दे के, हम किसी के गुलाम बन के हम ना मुल्क को इज्जत दिला सकते हैं, ना दुनिया को अमन दिला सकते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमने अब तक जो कुछ किया है, दुनिया ने साबित किया है कि हमने दहशतगर्दी के मुकाबले में दुनिया को अमन देने की कोशिश की है। और अगर किसी की नजर में मोदी अमन का पैगंबर है और ख्वाजा आसिफ साहब अगर मोदी के अहकामात पर पाकिस्तान के हाउस को इन ऑर्डर लाना चाहते हैं, तो वो मुझे ऑर्डर पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है ना जी। अगर मोदी जो है वो तो इन ऑर्डर है और हाफिज सईद इन ऑर्डर नहीं है, तो फिर जनाबे अपना ख्वाजा आसिफ साहब, मैं भी आपके साथ इन ऑर्डर नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की जमीन को किसी की दहशत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए,
मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान का हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान ने अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए हजारों फौजियों और हजारों पुलिस के जवानों की कुर्बानियां दी हैं। हमने अपना हाउस इन ऑर्डर किया है कुर्बानियां दे के। और पाकिस्तान के हाउस का ऑर्डर कौन खराब कर रहा है आज जनाब, ये छुपी हुई हकीकत नहीं है। अजीत डोवल से लेकर मोदी से लेकर बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तमाम लोगों को जिन जिन को इंडिया ने मुख्तलिफ औकात में अपने मुल्कों में जगह दी है, लंदन में बैठे हुए दहशतगर्द जो हैं उनको, काबुल में बैठे हुए दहशतगर्दों का हाउस कौन ऑर्डर लाएगा? ख्वाजा साहब जो है वो हिंदू रंग का वो डाल के, कौन सा रंग होता है, पीले रंग की पट्टी डाल के गर्दन के अंदर, अगर ये मोदी की जबान बोलना चाहेंगे तो इनसे ये हम बताना चाहते हैं कि जो भी मोदी की जबान बोलता है वो पाकिस्तान की सियासत में से बाहर हो जाता है। ठीक है। और हमें वो ऑर्डर नहीं चाहिए जो मोदी का हुक्म हो। मोदी का हुक्म आप माने, हम अपने मुल्क के मफादात का हुक्म मानेंगे, हम अपने रब का हुक्म मानेंगे, हम अपनी धरती के ऊपर इंसाफ का हुक्म मानेंगे, हम अपनी धरती के ऊपर हक और अवाम की बेहतरी का हुक्म मानेंगे। लेकिन हाफिज सईद पर तो देखें इस वक्त जो उनके मदारस, डिस्पेंसरियाँ और ये पकड़े जा रहे हैं, यूएन सेक्शंस के तहत पकड़े जा रहे हैं। देखिए यूएन सैंक्शंस जो हैं उनके तहत जो कुछ हो रहा है, एक बात उनका मौक़िफ़ भी है, वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान की किसी अदालत की तरफ से कोई मुकदमा नहीं है। ठीक है ना जी। उनका अपना एक केस है जिसको कि वो पेश करते हैं। आज भी अगर हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो वो बाउंड है कि वो अपने कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर पाकिस्तान के कानून के तहत उनका कोई जुर्म होगा तो उनकी सजा होगी, अगर जुर्म नहीं होगा तो आप कहां से सजा देंगे किसी को? ये पढ़ी है जनाब कुरकुरे के कत्ल की किताब, जो कि इंडिया के एक पब्लिशिंग हाउस ने छापी है और दिल्ली में छपी है। और जनाब ये जो है ये बताती है कि इंडिया के अंदर जितनी दहशत गर्दियां हुई हैं उसमें खुद वहां की आईबी इन्वॉल्व है। वहां के एक रिटायर्ड आईजी की लिखी हुई किताब है, 2008 में छपी हुई किताब है। आज तक इंडिया ने इस किताब को बैन नहीं किया और आप हमारा हाउस इन ऑर्डर करने के लिए हमारे जितने लोगों को मर्जी बैन कर दे। आपने जब अमेरिका के साथ थे आपके लोग, हम जब उनके लिए जिहाद कर रहे थे तो हम मुजाहिदीन थे, जब अमेरिका पीछे से हट गया तो हम उसमें आ गए, सेक्शन वो क्या होता है वो यूएन शेड्यूल 4 में आ गए। शेड्यूल 4 देखो जी, पाकिस्तानी मदरसे, पाकिस्तानी खिदमत खल्क की करने वाली तंजीमें, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इक़दामात करते रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। हमारे जो यहाँ के लोग हैं वहाँ पे तो आरएसएस जो है और उसके अलावा वो जो उनकी तंजीम थी, क्या नाम था उसका, बजरंग दल। मोदी ने जो 30 साल तक जिस पे पाबंदी रही, मोदी ने 2014 में इलेक्ट होकर आया, उसने बजरंग दल से पाबंदी उठाई और अब तक 2014 से लेके अब तक वो 46 मुसलमानों को मार चुके हैं एलानिया। 168 जो है उन्होंने मुसलमानों पे हमले किए हैं। उनका हाउस इन ऑर्डर है। जनाबे वाली जो अमेरिका से थाने से फिर के आ जाता है उसको पाकिस्तान का हाउस इन ऑर्डर नहीं लगता। जो है जिसने अपने इक्तदार के लिए किसी पे करप्शन का केस बन जाए तो वो कहता है जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द पल रहे हैं। यार तुमने पूरी कौम के साथ दहशतगर्दी किया, तुमने पूरी कौम को गुर्बत के अंधेरों में धकेला है, तुमने पूरे कौम को कि आसूदगी लूट। चले मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो इस पर आपसे मुझे मजीद सवाल करने हैं, लेकिन ब्रेक ले लें पहले। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। दुरानी साहब, आपकी अब तक की गुफ्तगू ने ना थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हमें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दहशतगर्द मोदी है या हाफिज सईद है। देखें, मैं 2-3 क्वालिटीज़ बताऊं दहशतगर्दों की। एक बात यह है कि दुनिया भर के जो दहशतगर्द हुक्मरान हैं उनमें एक यकसानियत है कि वो सारे चोर भी हैं। ठीक है। मोदी का आपने देख लिया,
कि उसके ऊपर इस वक्त पूरी इंडिया में, कल वो तराना जरूर सुनाना है ठीक है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ठीक है, वो मैंने आपको भेजा भी था। ठीक है चौकीदार मोदी चोर है, और साथ साथ मोदी जो है वो उस तंजीम से ताल्लुक़ रखता है जिसने गांधी जी को भी कत्ल किया था। ठीक है। दूसरी तरफ नेतन्याहू है, इजराइल वाला, वो भी दहशतगर्द है, ठीक है। और उसकी दहशतगर्दी में कोई नहीं, मोदी को तो अमेरिकन ने वीजा नहीं दिया, और मोदी वो है जिसको के अमेरिका में एंट्री बैन कर दी गई थी 2005 में, और ये उसको वीजा नहीं दिया गया था कि वो दहशतगर्द है। यही हाल नेतन्याहू साहब का है। अब मैं आ जाता हूं पाकिस्तान की तरफ। हाँ, पाकिस्तान में भी दहशतगर्द हैं, हाँ, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी की है, और जिनको हर वो बंदा दहशतगर्द नजर आता है जो उन्हें चोर कहता है, या उन्हें लुटेरा कहता है, या उनकी करप्शन के ऊपर अगर अदालतें उनके खिलाफ कोई केस बनाए तो उन्हें वो भी दहशतगर्द नजर आती हैं। ठीक है। और वो खड़े होकर असम्बलियों के अंदर जो है इस चीज का रोनर होते हैं, और उनकी नजर में वो तमाम दहशतगर्द हैं जिन्हें मोदी या नेतन्याहू दहशतगर्द कहते हैं। अच्छा, ये है, खा वो हाफिज सईद साहब हो या कोई और हो, ठीक है। वो जो जिसको मोदी ने दहशतगर्द कह दिया उसको ये लोग हो नहीं सकता कि दहशतगर्द ना कहें। इन एक शर्त हो सकती है कि आप इनको कहें कि आपके वो एनआरओ याद कर रहे हैं कि जी इन तंजीमों के साथ एनआरओ, कौन सा एनआरओ हुआ है? एनआरओ हुआ है तो बिलावल साहब अदालत में जाओ और बताओ कि कौन सा एनआरओ किसी दहशतगर्द के साथ हुआ है। बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह के ऊपर तुमने कोई केस दर्ज करवाया है और वो दर्ज नहीं हुआ। मत बोलो बूदी की जबान, अभी तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र पड़ी हुई है, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि इन मुल्कों के अंदर, गरीब मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी और अवाम की जो खिदमत करे वो तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जिसने कोई, अब पाकिस्तान के अंदर जितने मदरसे हैं, ठीक है ना जी, वो कब खुले कैसे खुले एक लंबी कहानी है, लेकिन वो मदरसों के अंदर पूरे पाकिस्तान को मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया भर को, हुकूमत को भी मैं दरखास्त करता हूं कि आप सारी दुनिया को बुला के उन्हें कहें कि पाकिस्तान के मैप पे बने हुए किसी मदरसे पे उंगली रखो और ले जाओ वहां पे अमेरिका को और मोदी को, और मुझे निकाल के बताओ वहां से कोई असला। भाई कैसे मदरसों, वो तो गुर्बत की पनाहगाहें हैं, वहां तो वो उनके बच्चे पढ़ते हैं जो बेचारे वहां, जिसके टीचर को 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती हो उसके बच्चे को क्या मिलता होगा। तो आपने इस मुल्क में गुर्बत के जरिए दहशतगर्दी को पैदा किया, गुर्बत के जरिए इस मुल्क के अंदर शिद्दत पसंदी को पैदा किया, और पाकिस्तान में हकीकी दहशतगर्द वो है जो उसके पीछे मोदी का पैसा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को क्या मोदी ने दिल्ली में खड़े होकर एडमायर नहीं किया? वो नहीं है क्लिप्स आपके पास है? क्या पाकिस्तान के दहशतगर्द इस वक्त लंदन में नहीं बैठे हुए? उनके खिलाफ यूएन में क्यों नहीं आप मूव करते? मोदी के पास जो बलोच लिबरेशन फ्रंट और फलां वो बैठे हुए हैं, जिनको अजीत दोवल ये खुद अपनी तकरीरों में कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए वहां के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस दहशतगर्दी के जवाब में हमने 70,000 जानों का नजराना पेश किया, वो दहशतगर्दी हमारे लोगों की नहीं थी, वो दहशतगर्दी इंडिया के पैसे की थी, और उस पैसे ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अमन को और इस मुल्क के मासूम जानों का खून बहा है। तो फिर आज हम जिनको दहशतगर्द कह रहे हैं, असल में उन्होंने मोदी का पैसा लेने से इनकार कर दिया है। ये पाकिस्तान का आज का हर वो पाकिस्तानी दहशतगर्द है, उसके खिलाफ यूएन में भी मुकदमा चलना चाहिए। यूएन को कहो ना पहले तालिबान पे तो मुकदमा चलाओ फिर हमारे ऊपर चलाना। उन्हें कहो जी पहले अफगानिस्तान वालों पे तो मुकदमा चलाओ फिर हमारे ऊपर चलाना। पहले मोदी का वीजा तो कैंसिल करो फिर हमारे ऊपर चलाना। और स्टेट दहशतगर्दी जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ तो कोई कदम उठाओ, उसके बाद हमें आके पकड़ना। बात इतनी सी है जनाब कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द है जो मोदी से पैसा नहीं लेता, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द है जो इंडिया में जाके छुपता नहीं है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द है जो काबुल की इंटेलिजेंस एजेंसी से अपने आप को लिंक नहीं करता, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द है जो अमेरिकी एजेंट नहीं बनता, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द है जो लंदन में जाके नहीं बैठ जाता। जो लंदन में जाके बैठ जाए निकाल लो ना उनको, जिनको आप वहां पे बैठे वो को पाकिस्तान के दुश्मन कहते हो। पाकिस्तान कमजोर है, मैं मानता हूं,
पाकिस्तान इसलिए कमजोर है कि पाकिस्तान के लीडर ऐसे हैं जो असेंबलियों में खड़े होकर अपने खिलाफ बातें करते हैं। पाकिस्तान ने आज तक बिकाऊ लीडर पैदा किए हैं जिनके बिकने की वजह से आज तक पाकिस्तान की इज्जत बहाल नहीं हो सकी। आज अगर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी दबाव के अंदर कुछ इक़दाम भी उठा रहा है तो वो हुकूमत की मजबूरियां भी है, और उन मजबूरियों के तहत हमें यह पूरी तवक्को है कि वो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, वो लुटेरों के आगे हथियार नहीं डालेंगे, और वो दुनिया के सामने वही उसी तरह जवाब देंगे जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया है। तो साहब आपकी गुफ्तगू से तो फिर हाफिज सईद नहीं है। देखिए मेरी नज़र में, देखें हाफिज साहब का जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी लोग हैं जिनको दहशतगर्द इंडिया कह रहा है, मैं तो उनको, जिनको इंडिया दहशतगर्द कह दे इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और बाकी यह है कि जो कश्मीर की बात मैं करूंगा आप करेंगे, हम भी दहशतगर्द होंगे। जो लोग पाकिस्तान के मफाद की बात खड़े होंगे ये असेंबली में खड़े होकर कह देंगे यार ये तो दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। तो ये हमारे दहशतगर्द जो है ना वो हमारे सामने है। हमारे दहशतगर्द वो हैं जो हुसैन हक्कानी से डिक्टेशन लेते हैं, हमारे दहशतगर्द वो हैं जो दिल्ली में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, हमारे दहशतगर्द वो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन अब दहशतगर्दी पर ही बात करें तो ज़रा मिलिट्री कोर्ट्स पर भी बात कर लेते हैं ज़रा ब्रेक के बाद। नाज़रीन हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, और कुछ फ़ौजी अदालतों में तोसी नहीं हो सकी और वो ख़त्म हो गई हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब आपसे ने कालेदम तंजीमों पर बात कर ली, दहशतगर्दी पे बात कर, थोड़ी सी कालेदम तंजीमों के बारे में मैं दो तीन चीज़ें, एक दो छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि 2014 में जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था ये उसी की कंटिन्यूएशन है, में जो भी इक़दाम हो रहे हैं, और इसके पीछे बेपनाह अमरीकी प्रेशर भी है और वो उन मुल्कों का भी प्रेशर है जो इंडिया के ज़ेरे असर हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ये भी हमें क्लियर रहना चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डोजियर जो इंडिया ने भेजा था वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जिस दिन सामने आएगा अवाम को पता चलेगा कि 2 नामों के अलावा कुछ नहीं है उसमें। और ये इंडिया जो कुछ करता रहा है वो वही है जो कुरकुरे ने अपनी, ये कुरकुरे के कत्ल की किताब में लिखा हुआ है, ये छपनी चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपने 70,000 जानों की कुर्बानी का भी जिक्र किया। दहशतगर्दी का पाकिस्तान बहुत निशाना रहा, हमने उसके ऊपर बहुत काबू भी पाया। फिर हमने इसी दिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद हमने दिसंबर 2014 में हुआ, मार्च 2015 में हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है, और मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी ताकि जेट ब्लैक टेररिस्टों को सज़ाएँ दी जा सकें। हम निकल आए हैं उस फेज से कि अब हमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। देखें जनाब, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में पब्लिक के लिए कि 2 साल 4 साल हो गए, 2 साल एक दफ़ा, 2 साल एक दफ़ा, ये हालिया 2 साल अब मुकम्मल हुए। अच्छा, इसमें इन 2 सालों में 717 केसेस गए इन सालों में जो गवर्नमेंट ने भेजे जेट ब्लैक टेररिस्ट के केसेस। वो यही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भेजती है, जिनमें से 546 के ऊपर फैसले आ गए। ठीक है जी। इसमें से 310 को सजाए मौत हुई और 234 को कैद की सज़ा मिली और 2 बरी हो गए। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक है। 56 की सजाए मौत पे अमल दरामद हो गया, बाकी 254 जो हैं वो अदालतों के अंदर, हायर कोर्ट्स के अंदर उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, डिलेज हैं। लेकिन बताने का सारे का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है जेट ब्लैक टेररिस्ट के अगेंस्ट ही हो रहा है, वो किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत हो रहा है। और इसमें ये अब आगे चले, इस अरसे के अंदर, इस 4 साल के अरसे के अंदर जो है हुकूमत ने जो मुतबादिल कानून साजी करनी थी वो नहीं की। ठीक है ना जी। फेसलेस कोर्ट्स जो होते हैं वो नहीं बनाए, क्योंकि आर्मी कोर्ट्स भी फेसलेस कोर्ट्स ही होते हैं। दुनिया में इस किस्म की जेट ब्लैक दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी केसेस आते हैं उनको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दहशतगर्द आगे बैठे होते हैं। जज बेचारा कैसे फिरे टुरेगा उधर और कैसे दुनिया में बचेगा। इस सूरत हाल में कुछ नहीं किया। और आज जब इसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है,
इस वक्त फौजी अदालतें एग्जिस्ट टेक्निकली नहीं करती, नहीं, लैप्स कर गई। इसके लिए जो अब आईनी अमेंडमेंट, आईनी तरमीम आनी है, ठीक है जी। अब आईनी तरमीम की अंदर की हाल सुन लें। एक पार्टी कहती है कि जी पहले हमारे फेक अकाउंट्स का केस पीछे करो तो फिर हम इसमें मदद करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारी जीआईटी, कल जीआईटी का जिक्र जो था बड़ा रो रहे थे, हाँ वो कहते हैं कहंदी तियानू ते रोंदी वो दस्ती नुआनू। तो मतलब ये है, रोना ये था कि जी दहशतगर्दों को अगर आपने कुछ करना है तो पहले हमारी दहशतगर्दी खत्म करें। हमने जो मुआशी दहशतगर्दी की है, मतलब पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी हुक्मरानों की ख़त्म करने के लिए अगर आपने मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी को इतना फ़रोग मिलना चाहिए कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठाए, और अगर उंगली उठाए तो उस उंगली को काट दिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि उस उंगली की वजह से जमहूरियत को खतरा हो गया। और वो दहशतगर्द है जो किसी मुआशी दहशतगर्द के खिलाफ उंगली उठाता है। दूसरी तरफ PMLN क्या कहती है? वो कहती है जी मियाँ साहब के इशू पे बारगेन करें और नैब लॉज को अमेंड करें। मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत से जो बारगेन इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि यार हमारी जो जाती इश्यूज हैं, ये पार्टियां हैं ही नहीं पाकिस्तान में सियासी। मैं क्यों बैठा हुआ हूँ अवाम की तरफ से बेयारो मददगार सियासतदान किसी पार्टी में जो जा नहीं सकता या रह नहीं सकता? वजह यह है कि अगर आपने अवाम की बात करनी है तो किसी पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं, ठीक है ना जी। अब तब्दीली के नाम पे जो इमरान खान साहब आए हैं, अब उनकी कितनी हिम्मत है कि वो इन लोगों से जो उन्हें आखिर में जाके हाफिज सईद से मिला देंगे, ठीक है ना जी, वो उन्हें मोदी के बराबर नहीं लाएंगे। वो कहेंगे जी मोदी तो बड़ा पाक साफ आदमी है, वो उसका हाउस ऑर्डर में है, इंडिया का हाउस ऑर्डर में है जहां सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। इंडिया का हाउस, मुझे फिर गुस्सा आ जाता है ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर में है जो जिसने कश्मीर के अंदर हजारों कश्मीरियों को जो है पैलेट गन से अंधा कर दिया। लेकिन आप समझते हैं कि मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है, ये मिलिट्री कोर्ट्स ना बन सकने से हमारी टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है वो कमज़ोर हो जाएगी? मैं समझ तो ना सिर्फ कमज़ोर होएगी बल्कि बहुत बड़ा जिक पहुंचेगा इस एक। देखें यहाँ थर्ड, ये भी मोदी का एजेंडा है ना, वो आगे ना बढ़े। एग्जैक्टली 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रही है। इस यहाँ साहिवाल का एक वाकया करवाया गया, उसके नतीजे में CTD को किया गया। अब नेशनल एक्शन प्रोग्राम के रास्ते के अंदर लाके अदालतों की खड़ी कर दी गई है। और अगर अदालतों की अमेंडमेंट आपने करानी है तो अगर उसके पहले आप मुआशी दहशतगर्दी का परमिट जारी नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खतरे में चली जाएगी, और जमहूरियत खतरे में जाएगी तो उसके नतीजे में कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि आप अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी, आपके ख्याल में अब अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं अगर इनकी बात मानने के लिए आपको रेफरेंडम कराना पड़ता है तो आप रेफरेंडम कराएं, कौम से पूछें मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। जी, कौम से पूछें कि आया वो मिलिट्री कोर्ट चाहते हैं या नहीं चाहते, आया वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का फरोग चाहते हैं या नहीं चाहते। मैंने पहले भी ये बात कही है कि मतलब ये है कि आप अपनी जो अददी अक्सरियत है, अपनी इलेक्टेबिलिटी है, उसके नाम के ऊपर आप मुल्क की जड़ें खोखली करने का परमिट लेना चाहते हैं, और मुल्क में मुझे गरीब रखने के लिए आप अपनी अददी अक्सरियत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अवाम आपके साथ नहीं है। ठीक, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नवाज़ शरीफ साहब ने भी इलाज कराने से नाज़रीन इनकार किया है। वो कहते हैं मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है, सब उनके इलाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम दुरानी साहब की आवाज़ भी उसमें शामिल करेंगे नवाज़ शरीफ के इलाज में, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, नवाज़ शरीफ ने किसी भी हस्पताल में मुंतकिल होने से इनकार किया है बकौल मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, उनके ट्वीट्स, और उन्होंने कहा है कि इलाज के नाम पर मेरी तस्दीक की जा रही है, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, लिहाजा मैं कोई इलाज कराने के लिए तैयार नहीं। देखें, इसमें चंद हक़ाइक़ हैं। मियाँ साहब एक सीनियर सिटीज़न हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे सियासी इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जिनको देख के
इक़दामात इंसानी बुनियादों पर उठाए जाने। तो उससे पहले उन्होंने ये भी एक बात कही थी कि हमें अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है। जब कुलसूम बीबी का वाक़या हुआ बीमारी था के बारे तो में उस वक्त जो है यहाँ पे बड़े तज़हीक आमेज़ जो हैं वो यहाँ पे ट्वीट्स वगैरह चल रहे थे। मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि, और जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि मियाँ साहब इस मौके के ऊपर नाराज़ हैं और हकीकी तौर पे नाराज़ हैं, और वो अपने ख़ानदान वालों की बातों को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, दवाई खाने से भी वो इनकार करें। देखें, इस उम्र में इंसान इमोशनल भी हो जाता है। ये नहीं कि कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है तो वो पत्थर का बन जाएगा, उसका दिल नहीं होगा, उसका सोच नहीं होगी। उनके जो हैं जिससे गिला, उनका गिला ये है कि जनाब एक तो उनकी जो बीमारी है, अगर उसको अदालत ये समझती नहीं कि वो बीमार है तो ठीक है मैं नहीं हूँ बीमार, ये उनका ये एक मौक़िफ़ है। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरी बीमारी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा उनका गिला ये है कि मेरी बीमारी को मेरी तज़हीक का ज़रिया बनाया जा रहा है। मैं उनके जो आखिरी 2 जो उनके एतराज़ात हैं, मैं इसमें हकीकत देखता हूँ। देखिए, आपको इस वक्त आप पहली दफ़ा उनसे मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो भी मामलात होते हैं, किसी बुज़ुर्ग के, किसी बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग, बाप हर एक का बाप होता है, वो क्या बाप है, बाप की इज़्ज़त होती है। तो अगर मरियम अपने बाप की वजह से परेशान है तो मेरे बाप जब वालिद बीमार थे तो मैं भी बहुत परेशान था। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जनाब एक तो ये है कि ये आपने अस्पताल नहीं बनाया कोई, अगर आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता। देखें, ये बातें बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अस्पताल बनने चाहिए थे, अस्पताल बने होते तो अच्छा होता है। उसके अस्पतालों पे बहुत सी बातें जो बने हुए हैं उन पे भी बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये वक्त नहीं है उस चीज़ का। मेरा इस वक्त हुकूमत से ये दरख्वास्त होगी कि हमें और बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको उन्हें अदालत ने ताहयात जो है वो कर दिया है नाअहल, ठीक है जी। वो इस वक्त जो है सियासत में हिस्सा भी नहीं ले रहे। अगर वो ये चाहते हैं बिलफर्ज, या उनके ख़ानदान वाले चाहते हैं कि वो बाहर इलाज करवा लें, तो उन्हें इलाज का मौका दे। हुकूमत और प्रेसिडेंट अपना स्पेशल अख्तियार इस्तेमाल करके उनको ये मौका दे कि वो जहां इलाज करवाना चाहते हैं वो अपना इलाज कराएं। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो बीमार हैं। ये भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि 2 दफ़ा उनके दिल के इंतहाई हसास जो है वो, और मैं इसके बारे में खुद बाखबर हूँ, इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस हो चुके हैं। लिहाजा आप किसी बीमार आदमी को गैर ज़रूरी तौर पे अपनी जिसे कहते हैं उनमें फंसाने के नतीजे में आप क्या निकाल लेंगे? क्या उससे आपकी सियासत? देखें, किसी चोर को मत छोड़ें हम नहीं कहते, अदालत में अंदर किसी का मुकदमा है ज़रूर चलाएं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है तो उस बीमार की जेल में हजारों कैदी बीमार हैं, सबको बाहर निकाल दें। देखिए, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि जी मेरिट क्या है और मेरिट क्या नहीं है, ठीक है ना जी। अब जो इस वक्त एक सिचुएशन है मुल्क के अंदर, अगर किसी आदमी की मैं फॉलोअर नहीं हूं तो उनके लाखों फॉलोअर भी तो है ना जो उनके नाम पे वोट देते हैं, उनके जज्बात का एहसास करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को अल्लाह माफ़ करे उन्हें चोट लगी थी, ठीक है ना जी, तो उन्हें शौकत खानम हॉस्पिटल ले गए थे, वो तो कैंसर का हॉस्पिटल है। लेकिन क्यों होता ये है कि आप एक फ़र्द है जिसने इतना बड़ा एक इदारा खड़ा किया है, अगर वो किसी तकलीफ में है तो आप उसको आम चोट लगे तो शौकत खानम तो नहीं लेके जाते ना। तो मतलब ये है कि ऐसे मौके के ऊपर अगर वो ये चाह रहे हैं तो आप मुल्क के वसी तर मफाद में आप कह देंगे जी हम तो ये चाहते हैं कि हर शहरी जो है उसको ऐसा इलाज मिले, ठीक है ना जी। अभी तक क्या क्या तब्दीलियां 6 महीने में आ गई हैं और क्या अभी आनी है। हाँ, हो सकता है 5 साल जब मौजूदा हुकूमत के मुकम्मल होंगे तो किसी को भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, शायद मियाँ साहब को भी ना पड़े, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि इतने अस्पताल बन जाएं, इतनी यहाँ डेवलप हो जाएं फैसिलिटीज़। लेकिन इस वक्त अगर वो कुछ चाहते हैं तो मेरा ये दरख्वास्त है हुकूमत से और इमरान खान साहब से कि प्रेसिडेंट अपना खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करके वो जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। उसका उन्हें कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा, सियासी फ़ायदा इन्हीं को होगा जो भेजेंगे। और हाँ, और आखिर में मैं दोबारा 1-2 चीज़ें कह के जाऊँगा। एक बात तो मेरी ये है कि अब पार्लियामेंट के अंदर अगर हुसैन हक्कानी की स्पीचेस दोबारा पढ़ी जाएंगी तो कौम इसका बहुत रिएक्शन लेगी। हम अपनी पार्लियामेंट को हुसैन हक्कानी की लिखी हुई तकरीरों के लिए नहीं छोड़ सकते। ये बिलावल साहब को भी पता होना चाहिए और ख्वाजा साहब को भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है और हम इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे। और किसी मुद्दी को या किसी मुद्दी के
पैरोकार को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क को कमज़ोर करें बहुत और शुक्रिया दुरानी, कश्मीरियों के हक के ऊपर आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।